नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का लोकप्रिय कार्यक्रम नंबर 1 शो आर पार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो पार्टी जिसकी केंद्र के साथ साथ सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, ऐसी पार्टी जिसने मौजूदा दौर की सियासत में देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया है। लेकिन यह सब यूं ही नहीं हो गया, इसके पीछे एक बड़ी सियासी रणनीति थी और अब भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास बनाते हुए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के कप्तान 45 साल के नितिन नवीन होंगे, जो बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के पार्टी अध्यक्ष हैं और इसके पीछे पार्टी का एक बड़ा सियासी फ्यूचर प्लान है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि देश का युवा यानी देश का जेनजी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और चुनावी आंकड़ों में यह साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि मिडिल क्लास को बीजेपी का वोटर माना ही जाता है। इसके अलावा महिलाएं भी हर चुनाव में बीजेपी का भरपूर साथ दे रही हैं और अब जेनजी का साथ बीजेपी के का कनेक्ट और मजबूत हो जाएगा तो यह कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए भी सियासी तौर पर खतरे की घंटी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, युवा कप्तान बीजेपी का क्या गेम प्लान। स्वागत है आपका आज के इस बड़े कार्यक्रम में। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी को कल नया पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा। मात्र 45 साल के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुनकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। लेकिन पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सधी हुई सियासी रणनीति अपनाते हुए एक युवा को पार्टी की कमान सौंप दी है। युवाओं में तो बीजेपी का बेहतर कनेक्ट है ही। माना जा रहा है कि पार्टी के इस नए फैसले से ये कनेक्ट और मजबूत होगा। देश का संपूर्ण युवा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए अपने को स्वयं को महसूस कर रहा है, तो पूरे देश के युवाओं में भी एक विशेष उत्साह है। नया युवा भी हैं, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष करके पूरे देश में युवाओं में एक संदेश जाएगा। जेन ज़ी यानी देश की वो आबादी जो भविष्य में सियासत की दशा दिशा तय करेंगे और इन पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी निगाहें हैं। लेकिन चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में भी लगातार बाजी मार रही है। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस बताते हुए इशारों में कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों पर निशाना भी साध रही है। कुनबे की पार्टियां जो है वो उनका प्रेसिडेंट जो है या तो परिवार के आंगन से पैदा होता है या परिवार के पालने में पैदा होता है, और जो कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है उसमें आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी अगले पायदान पर पहुंच सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, आखिर भारत का जेन ज़ी किस राजनीतिक दल पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये बताते हैं बीजेपी के सियासी फ्यूचर प्लान का विश्लेषण। बड़े पॉइंट्स क्या है? भारत में 18 से 29 साल के मतदाता 21.7 करोड़ हैं। भारत में 18 से 35 साल के मतदाता 30 से 35 करोड़ के करीब हैं। भारत में युवा आबादी करीब 65% है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को युवा वोट 39%, बीजेपी के सहयोगियों को युवा वोट यानी यूथ वोटर्स 7%, कांग्रेस को युवा वोट 21%। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। महाराष्ट्र में जेन ज़ी ने कैसे बदला गेम? एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा है 15 से 25 साल के वोटर, बीजेपी शिंदे 47% वोट, ठाकरे ब्रदर्स 25% वोट, कांग्रेस मात्र 15% वोट। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि विपक्ष ने एसआईआर ईडी पर वक्त गवाया, बीजेपी ने जेन ज़ी से अपना कनेक्ट
बनाया। विपक्ष एसआईआर और ईडी पे उलझा रहा, लेकिन बीजेपी अपना गेम कर गई। सब उलझे रहे, बीजेपी 2029 की तैयारी कर गई। ये सीधी तरह से है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है आइए बता देते हैं। शुभराष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ अशप्रीत खडियाल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, उद्धव गुट के। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लर्नेड प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उनका स्वागत है। शुभराष्ट्रा, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन फराज भाई शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। आप लोग ईडी, सीबीआई और एसआईआर में उलझे रहे। बीजेपी 2029 और 27 के लिए मेहनत कर रही थी। उन्होंने जेन जी को लुभाने के लिए 45 साल का युवा अध्यक्ष बना दिया। जवाब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आवाज नहीं आ रही। फराज किदवई, फराज किदवई, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। शुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। पूरा विपक्ष उलझा रहा ईडी सीबीआई के खेल में, एसआईआर के खेल में, और बीजेपी एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ले गई बीच में 45 साल का युवा। जी, मुझे लगता है अमीश देवगन जी, ये हमारी राजनीति में संगठनात्मक रूप से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन को लेकर के, अपने वैचारिकी को लेकर के प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम कर रही है, ये उस एक तरह से ये उसका आईना है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको चुना है, नितिन नवीन जी को, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक एमएलए होने का नहीं रहा है, या वो सिर्फ बिहार की भूमि तक ही सीमित होकर के उन्होंने अपना राजनीतिक काम किया हो, ऐसा नहीं रहा है। और लोगों को, बहुत कम लोगों को पता भी है इसके बारे में, क्योंकि यही बीजेपी की खासियत है कि लोग जो जुड़े भी रहते हैं, जो काम भी करते हैं, बड़े अंडरस्टेटेड तरीके से करते हैं। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, उसमें नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सिक्किम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के जब सरकार बनाई, वहां भी वो को इंचार्ज थे। कुछ बहुत गूढ़ रणनीतियां हैं जिसके तहत वो काम करते आए हैं, और इस चीज का संज्ञान संगठन ने लिया, संगठन के नेतृत्व ने लेकिन 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 पूरा मेरा पॉइंटेड सवाल ये था, पूरा ऑपोजिशन एसआईआर, ईडी, सीबीआई में उलझा रहा, बीजेपी 27 और 29 की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल आमिश जी, और दूसरी बात ये भी देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष उलझा रहा, ये शब्द आपने बहुत सोच समझकर सटीक यूज किया है, क्योंकि अगर एसआईआर मुद्दा होता तो मैं तो हर बार, हर मंच से, हर टेलीविजन डिबेट से लेकर के बाकी मंचों पर भी मैं कहती आई हूं, जनता सड़क पर होती आमिश जी, अगर किसी एक व्यक्ति ओके, यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई, जेन्युइन केस होता। फराज किदवई, अर्शदीप खडियाल। फराज किदवई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 अमीश जी, फराज किदवई, एक तो पहली बात ये, आप लोग उलझे रहे एसआईआर में, आप लोग उलझे रहे ईडी में, आप लोग उलझे रहे सीबीआई में, वोट चोरी में, लेकिन बीजेपी 27 और 29 साधने के लिए युवा अध्यक्ष लेके आ गई। फिर आप बोलेंगे क्या हो गया हमारे साथ? अमीश जी देखिए, हम उलझे नहीं रहे, उलझाया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन तो से बीजेपी का तो कुछ महीने बीजेपी पहले का तो काम है अपने विरोधियों को उलझाना। आप क्यों उलझा रहे? आप सुनिए तो अमीश जी सुनिए तो, अब भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन ने बिहार में इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले इसलिए एसआईआर करवा दिया ताकि इस देश का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड युवा, जिसका नाम तेजस्वी यादव है, वो बिहार का मुख्यमंत्री ना बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो रेलेवेंट मुद्दे हैं जेनजी के, उनसे ध्यान हटाने के लिए बार बार कुछ ऐसे काम किया करती है। अब बार बार अमीश जी आपने भी कहा, जेनजी इन्होंने अपना जो है वो नितिन नवीन जी को एक बहुत ही युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। अरे हम तो कह रहे हैं आपने 45 साल के नितिन नवीन जी हैं, उनको घोषित किया, तो जिसको चाहिए घोषित कर दीजिए। आपकी पार्टी है, क्योंकि आपकी पार्टी में तो पर्ची तंत्र है,
जो पर्ची आई उससे आपने मुख्यमंत्री बना दिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या छत्तीसगढ़ का हो या नितिन नबीन जी को। लेकिन फिर भी मैं नितिन नबीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्ची से बनेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी की मर्जी से बनेंगे, जो कार्यकर्ताओं की मर्जी से नहीं बनेंगे, उस पर्ची वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपने विपक्ष को उलझाए रखा और अपने को सुलझाए रखा। पॉइंट और मेरे ध्यान में एक पॉइंट आ रहा है, उलझ के जो ना उलझे बीजेपी उसको सुलझा देगी। वो है ना, समझ के जो ना समझे वो समझो ना समझ है। मैं कह रहा हूं उलझ के जो ना उलझे बीजेपी उसे सुलझा देगी, ऐसा खेल करा देगी। वो कहते हैं ना कि जो उलझाव के लिए तो विपक्ष की स्थिति इस समय ये हो गई है कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, बड़ी तरकीब से अहले दानिश ने उलझाई है। वो स्थिति इनकी हुई। अभी फराज साहब क्या बोल रहे थे, अद्भुत वाक्य बोल रहे थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड युवा। आपने तेजस्वी यादव जी वाकई बहुत टैलेंटेड युवा हैं। क्या टैलेंट दिखाया है कि पोस्टर से माताजी और पिताजी को गायब कर दिया, आरजेडी के पोस्टर से उनको बाहर कर दिया और परिवार से अपने बड़े भाई को बाहर कर दिया। और ऐसे टैलेंट का प्रस्तुतिकरण किया बिहार में कि भाई साहब उनकी क्वालिफिकेशन यह है कि उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आजकल क्लास 4 के लिए भी 12वीं पास जरूरी हो गया है। मगर यह कह दिया हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अद्भुत, मतलब ऐसा गणित जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति दे सकता था। अब मैं बताना चाहता हूं उन्होंने, और ऐसी जबरदस्त टैलेंट है फराज साहब कि इमारतें शरिया का कार्यक्रम होता है पटना में, उसमें वो शिरकत करते हैं जिसमें बोला जाता है हमारे लिए शरिया पहले संविधान बाद में, और उसके बाद आके कहते हैं साहब हम तो सेकुलर के साथ में हैं। ऐसा गजब का टैलेंट था कि सीएम भी प्रोजेक्ट हो गया, उन्होंने राहुल गांधी को पीएम भी प्रोजेक्ट कर दिया, डिप्टी सीएम भी प्रोजेक्ट कर लिया, और आखिर में स्थिति यह बनी कि बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष के लायक संख्या जुटा पाए। खैर, अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए, वास्तविकता में अमीश जी, राहुल गांधी जी के ट्रैप में विपक्ष फंस गया। एसआईआर कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं था। ये तो जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में आके कहा कि यूएस एड को जो फाइनेंशियल ग्रांट थी उसने रोकी, यूएस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसने कहा मुझे समझ में नहीं आता यूएस एड भारत में वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के लिए क्यों फंडिंग कर रहा था। यूएस एड का भारत के वोटर टर्नआउट से क्या लेना देना। तो भाई साहब, ये जो कोलंबिया से लेके, जर्मनी से लेके, वियतनाम से लेके, लंकावी से लेके और इंग्लैंड और वो जाते हैं, उनको भारत के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ समस्या पैदा करनी थी। खामखा में तेजस्वी जी और हमारे अखिलेश जी उस ट्रैप में आके फंस गए। जब आप ट्रैप में आके फंस गए तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक था। और आज ले जाकर उन्होंने अखिलेश जी को उस मुकाम में पहुंचाया है अमीश जी कि मुंबई नगर पालिका में और अन्य जगहों पर आज स्थिति है कि ओवैसी की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 1 मिली। मालेगांव की सीट जहां के लिए सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा में कि हम ही लड़ेंगे, और स्थिति क्या हुई वहां जानते कौन जीता है फराज साहब? न सपा न कांग्रेस। जी फराज साहब कुछ कहना चाहते हैं। वहां तो एमआईएम भी नहीं जीती, वहां तो इस्लाम पार्टी जीती है साहब, सबसे नई, सबसे फंडामेंटलिस्ट पार्टी। तो गलतफहमी का शिकार विपक्ष इतना ज्यादा है कि वो राहुल गांधी के ट्रैप में तो आ ही रहा है, अपने वोट बैंक के टारगेट को भी नहीं समझ पा रहा है। बिहार में क्या हुआ? ब्लड इज थिकर देन वाटर। जहां सीमांचल में वो मजबूत थे वहां पर ओवैसी को जिताया, आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड तेजस्वी जी को नहीं जिताया। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ओके, फराज राजनीति करिए, राष्ट्र का भी भला होगा, विपक्ष का भी भला। ओके, फराज की दुबई। देखिए अमीर जी, ये चर्चा बिहार की नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सुधांशु जी बिहार को लाए तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं फिर से ठीक है, मैं भी लाया, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैलेंटेड तेजस्वी यादव जी अगर इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते
तो वो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देते। अब अभी सुधांशु जी ने एक बात कही ना, तो जैसे बिहार के लिए क्या है कि इन्होंने चलते हुए इलेक्शन में, मैं तो ये इलेक्शन, ये तो मेरे पास जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये रखा हुआ है, इसका जो पैरा 4 है वो क्लियरली कहता है कि नो फ्रेश सैंक्शन फॉर द गवर्नमेंट स्कीम शुड बी मेड, रिव्यू बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स इफ ऑनगोइंग। मतलब अगर कोई ऑनगोइंग स्कीम भी है तो उसमें भी आप बेनिफिट्स नहीं दे सकते। तो एक शेर है सुधांशु जी, ये हंसी शोक नजारे बिहार के लिए हैं, ये चांद और सितारे तो बिहार के लिए हैं, तमाम सूबे तरसते हैं रोटियों के लिए, ये अखरोट और छुआरे तो बिहार के लिए। देखिए अभी आप तो बिहार पे होता उलझे क्या है पड़े हैं, अभी? वहां महाराष्ट्र का नगर निकाय चुनाव हो गया है, बीएमसी में खेल हो गया, आप बिहार में अटके पड़े। वहीं मैं कह रहा हूं कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, आप अटके पड़े हैं एक ही जगह पे। सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिप्लाई, 30 सेकंड टाइम लिमिट प्लीज फॉलो। ओके फराज की होल्ड ऑन 30 सेकंड। हम फराज साहब अब बिहार पे हम लोग बहुत नहीं जाना चाहते, पर इतना जरूर बता देना चाहते हैं, सारे दर्शक जाके चेक कर लें। बिहार में उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की आबादी 12 करोड़ है, ऑन एन एवरेज 4.2% पर फैमिली है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास परिवार आएंगे। सबको अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो 30-35 हजार रुपए मिनिमम सैलरी से लेकर 2 लाख तक सैलरी होती है, औसत 1 लाख सैलरी मान लीजिए, तो भाई साहब 2 करोड़ 80 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? मतलब 280 करोड़ जितना बिहार का कुल बजट है उतना तो एक महीने में देना पड़ेगा। ऐसा टैलेंट आप ही कर सकते हैं। और आइए 2024 में ये खटाखट वाली स्कीम क्या थी भाई? 1 लाख रुपए हर परिवार। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को योगी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को तुरंत हटा दिया गया है। नोएडा की इंजीनियर की मौत के मामले में योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला तुरंत लिया है, तत्काल प्रभाव से लिया है। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज की डिबेट पे आता हूं और फिर मैं अश्वनीत खड़ेयाल को लेकर आता हूं। सीधा सवाल है, देश का जेनजी किसके साथ है? राहुल गांधी क्लेम करते हैं उनके साथ है, अखिलेश जी क्लेम करते हैं उनके साथ है, लेकिन जेनजी के लिए नया अध्यक्ष आप दे रहे हैं। 30 सेकंड। मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। देखिए पिछले कुछ महीनों में पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी जीती, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी पहले भी जीती, इस बार भी जीती, जेएनयू में सबसे ज्यादा सीटें हम जीते, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हम जीते पहली बार। तो जेन जी का पैमाना ये मान लीजिए तो हमारे साथ है। आज देश में सबसे युवा विधायक कौन है? मैथिली ठाकुर 25 वर्ष की है और वो लोक गायिका हैं। वो भारतीय संस्कृति को डाउन करने वाला नहीं, उसको बढ़ाने वाला कार्य करती हैं। आज का जेन जी कौन है? गुकेश डोमराजू 18 साल का वो युवा जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बन के बैठा हुआ है। आज का जेनजी कौन है? वो शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में पहुंच गया। आज का जेनजी कौन है? वो रत्नेश अग्रवाल जिसने 17 साल की उम्र में OYO शुरू किया और 30 साल होते होते बिलियनर बन गया। आज का जेनजी कौन है? देवव्रत महेश रेके 19 साल का युवा जिसने दंडकम पारायण से शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का दंडकम पारायण से 2 लाख बार जाप करके दिखा दिया। भाई साहब इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, अरे वक्त बहुत बदल गया है। जेनजी किस तरफ जा रहा है? और 1 जनवरी को आप देखिए इस साल के शुरू में भारी मात्रा में करोड़ों की संख्या में युवा भारत के मंदिरों में दिखाई पड़ा। मंदिरों में इतने भारी संख्या में लोग गए, उसमें युवा सबसे ज्यादा था। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा अमीश जी कि जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। ओके, धर्म ध्वजा लहराया है। अर्शदीप खड़ियाल, क्या आपको लगता है भारत की संस्कृति के साथ भारत का युवा जुड़ रहा है और उसी कनेक्ट को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अच्छे तरीके से और सबसे युवा अध्यक्ष दिखे? अर्शदीप योर टर्न। देखिए देवगन साहब, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है, ये अपने मन की बात तो करना जानते हैं लेकिन जेन जी की मन की बात सुनना नहीं भारतीय जनता पार्टी जानती। वन वे कम्युनिकेशन की आदत है। इसी वजह से मोदी साहब प्रेस वार्ता भी नहीं करते हैं, पिछले 11 सालों में एक भी नहीं की। दूसरी बात, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को ढूंढ रहे हैं कि एक इंटरव्यू लिया जाए। इन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो रिकॉर्ड क्या है कि जेएनयू में प्रोटेस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट इनके राज्य में हुए हैं। आईआईटी दिल्ली में, बॉम्बे में, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड मेनी मोर प्लेसेस।
जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी रिसेंटली हुए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ बैक टू बैक धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनकी पॉलिसीज का विरोध, इनके डंडा तंत्र का विरोध, इनके तानाशाह रवैयों का विरोध, इनके डिबेट डिस्कशन ना करने का विरोध, इनका भारतीय जनता पार्टी का स्टेक होल्डर को ना कंसल्ट करने का विरोध। और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है जेनजी को? आपने बेरोजगारी दी, दिल्ली के जेनजी को पोल्यूशन दिया, आपने, आपके राज में सुसाइड रेट ऊपर हो गया, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, आपने जो स्कीम्स थी उनमें फंड एलोकेशन कम कर दी, स्कॉलरशिप कर्व्स कर दिए, नेशनल फेलोशिप जो एससी स्टूडेंट्स के लिए थी उसको कम कर दिया, 18 साल पुरानी प्रदेश पढ़ो स्कीम थी उसको इन्होंने बंद कर दिया, श्रीयास स्कीम का बजट कम कर दिया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बजट कम कर दिया। नहीं, आपकी सारी बातें सही है कि बीजेपी इतना, खड़ियाल साहब आप ही से सवाल पूछ रहा हूं मैं। अर्शदीप आपने बोला बीजेपी सब कुछ खराब कर रही है, बीजेपी जेनजी का सत्यानाश कर रही है। देवगन साहब, 1 सेकंड मेरा सवाल आप सुन लीजिए फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। आप बीजेपी सत्यानाश कर रही है जेनजी का, बीजेपी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। दिस इज व्हाट यू मेंट, व्हाट आई अंडरस्टूड, और व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अगर चुनाव पे चुनाव जीत रही है, यूनिवर्सिटी के चुनाव जीत रही है, तो कहीं ना कहीं तो आंकलन आपको भी करना पड़ेगा ना। युवा अध्यक्ष दे रही है, यंग टीम को तरजीह दे रही है, पार्टी से लेकर संगठन से लेकर सरकार तक, तो कहीं ना कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। सब बात यह है कि जो जेनजी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि एक यंग लीडरशिप जो है वो उनको नजर आती है, कांग्रेस पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी की तो बुजुर्ग लीडरशिप है जहां पे जेनजी के लिए जगह नहीं है ना मिलेनियल। आप जो बात बोल रहे हैं, मैं बताता हूं पैमाना क्या है। उसका पैमाना आप कह रहे हैं जेनजी कांग्रेस के साथ है। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात पे यकीन करना चाहता हूं। 3 कारण बताइए, 3 एग्जांपल्स बताइए कि जेनजी कांग्रेस के साथ है। गिव मी 3 एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल्स नंबर एक, जितने धरने, मैं सुन तो लीजिए, जो मैंने आपको रिकॉर्ड तोड़ धरने बताए, प्रोटेस्ट बताए, इतने कभी कांग्रेस के राज में नहीं हुए। नंबर 2, जो मैंने आपको फंड रिडक्शंस बताई वो कभी कांग्रेस के राज में नहीं हुए। नंबर 3, जो भारतीय, सब सुन तो लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है ना, वो जरा कमेंट पढ़ा करे। जो जेनजी लिखती है ना, मिलेनियल लिखते हैं, इन लोगों के कमेंट तो पढ़ के देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बताया कांग्रेस के साथ है, तो आप ये बताने की कोशिश करें ये जो कमेंट्स होते हैं वो कांग्रेस लिखवाती है, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ये कांग्रेस कराती है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस के साथ है, इसका देवगन साहब एक उदाहरण देता हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। सुधांशु 40 सेकंड, अर्शदीप को आपका जवाब। मैं बताता हूं, बस 10 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूं। आई विल गिव यू 40 सेकंड आफ्टर दैट। सेनगर के बारे में क्या लिख रही है जरा देखें। चिन्मयानंद, कुलदीप सेनगर, ब्रिजभूषण, संदीप सिंह, ऐसे लीडर्स के लिए क्या लिख रही है? ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी कमेंट। ओके, जेनजी कांग्रेस के साथ है। प्रूफ नंबर 1, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रूफ नंबर 2, जो कि अर्शप्रीत ने बोला कि कमेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कमेंट हो रहे हैं वो बता रहे हैं वो कांग्रेस के साथ है। अब बताइए क्या जवाब है सुधांशु त्रिवेदी? फंसा दिया लगता है आपको। ने कहा, यही कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बोला यही कांग्रेस की दुर्गति का आधार है। उनको लगता है जो प्रायोजित लोग बैठे हुए हैं और उनके द्वारा जो लोग कमेंट कर रहे हैं उस कमेंटों के आधार पर इनको लगता है चुनाव जीत गए। यही तो गलतफहमी है। और देखिए कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने, कहा कभी भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। भाई साहब, ये अन्ना आंदोलन किसके जमाने में हुआ था? आइए, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, उतना बड़ा आंदोलन तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं था। बीबीसी ने कहा। ये सुनिए, लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन, क्या बात कर रहे हैं, गोरक्षा आंदोलन, कितना बड़ा किसान का आंदोलन जिसमें चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल सब भूल गए। यूथ प्रोटेस्ट ही था, राम मंदिर का आंदोलन यूथ प्रोटेस्ट ही था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु इनका कहना वो यूथ प्रोटेस्ट ही थे। राम मंदिर आंदोलन यूथ प्रोटेस्ट नहीं था, अन्ना आंदोलन यूथ प्रोटेस्ट नहीं था। सुधांशु रिप्लाई क्विक, 10 सेकंड, देन अर्शप्रीत जी। सुधांशु जी, रट्टा नहीं लगा के आए। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। देखिए साहब, इनको जानकारी का अभाव है, फैक्ट के साथ बोलिए ना, कौन सी चीज मैं बताना चाहता हूं। इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला, चिदंबरम साहब ने, कि डिजिटल ट्रांजैक्शन तो भारत पे हो ही नहीं सकते, हम तो कम टैक्स हैवी हैं, हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं। मगर मोदी जी को विश्वास था आज दुनिया में हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है।
49% ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, और यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर पिछले साल एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, उसको सबसे ज्यादा कौन करता है? जेन जी तो कर रहा है। आपको भरोसा नहीं था जेन जी पे, हमने भरोसा करके दिखाया और जेन जी ने वो चेंज करके दिखाया। अब वो गलतफहमी में बैठे रहिए, वो पुराने जमाने के हिसाब से, और वो स्टीरियोटाइप में बैठे हुए हैं। 50 साल पहले इनकी घड़ी की सुई अटक गई है कि जो 1990 का भारत था उसके बियॉन्ड हम जाएंगे नहीं, शॉर्टकट रहेगा, जात पात में तोड़ो, कट्टरपंथी वोटों के साथ अपना संबंध जोड़ो, विदेश में घूम के 2-4 बयान दो और उसके बाद बगैर मेहनत किए सोचो कि अपने आप आकर हमारी थाली में गिर जाएगा। बाकी तो छोड़िए, जेन जी तो छोड़िए, आज इनका गठबंधन सहयोगी को इनके साथ है क्या? दिल्ली का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया। यूपी में इनको समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन में कुछ नहीं दिया, इन्होंने दिल्ली में समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं दिया। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें यूबीटी शिवसेना इनसे अलग हो गई, और केरल में जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़े। और मैं कह रहा हूं बंगाल में ये तय है कि इनको कुछ नहीं देने जा रही है। और ये वोट चोरी कहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बंगाल में इनकी सीट 0 है, और बंगाल चुनाव के बाद चिल्लाएंगे कि मेरा वोट चोरी हो गया। 0 सीट वाले कहेंगे मेरी चोरी हो गई। ओके, मेरा जवाब ले लीजिए। अर्शप्रीत जी, देवगन साहब, बात यह है, अब भारतीय जनता पार्टी वैसे तो जेन जी की आवाज को सप्रेस कर देती है। जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं लाठीचार्ज कर देती है, जब वो आवाज बुलंद करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं, पर्चा दर्ज कर देते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं, उनको चुप करवाने के लिए डरा देती है भारतीय जनता पार्टी। मैं रिसेंट उदाहरण देना चाहता हूं पंजाब यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन का। बीजेपी को मैं पूछना चाहता हूं कि कितने यू टर्न मारेंगे आप? और चौक के ऊपर से नहीं, चौक के नीचे से यू टर्न मारने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे पहले काले खेती कानून लेके आई थी, वहां यू टर्न मारा। अब इस PU नोटिफिकेशन वाले इशू पे वो क्यों मारना पड़ा यू टर्न? क्योंकि जो यूथ है, जो जेन जी है, जो मिलेनियल्स हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह पॉलिसी के खिलाफ, नोटिफिकेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। ओके, सुब्रास्ट्रा कुछ कमेंट करने जा रही हैं। सुब्रास्ट्रा आने नहीं देते, वैसे तो बोलने देते नहीं है, सोशल मीडिया पे तो यूथ बोलता है। सुब्रास्ट्रा ओके, सुब्रास्ट्रा यूथ कांग्रेस के साथ है लेकिन चुनाव में नहीं होता, डरा देंगे उनको। कमेंट बॉक्स में होता है। यू आर राइट है, यू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द पीपल। आमिश जी, मैं सिर्फ 2-3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ अर्शप्रीत जी से। अगर यूथ इतना ही ज़्यादा कांग्रेस के साथ या ऑपोजिशन कैंप के साथ इतना ही ज़्यादा संबद्ध है, तो इनके किसी भी नैरेटिव पर युवा क्यों नहीं सड़कों पर उतर जाता? जैसे SIR के मुद्दे पर बिहार में क्यों नहीं उतर गए युवा? राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं थे? तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं थे? दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, ये बड़ी अटपटी सी बात नहीं लगती आपको कि जेन जी प्रोटेस्ट करता है किसके सामने? मोदी सरकार के सामने। मोदी सरकार जेन जी के प्रोटेस्ट की बात सुन लेती है डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक तरीके से, और उनके पक्ष में जो निर्णय होता है वो ले लेती है। ये कैसी तानाशाही है आमिश जी? मैं तो समझ नहीं पाती कि अगर ये तानाशाही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहेंगे? यही ऑपोजिशन है ना जो कहती है कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट की संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया है, कुचल दिया है। तो आप तो उसी प्रोटेस्ट का सहारा लेकर के जेन जी की बातें मनवा रहे हैं, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई ना। और अर्शप्रीत 30 सेकंड। ओके, सुब्रास्ट्रा धन्यवाद। अर्शप्रीत कुछ कहना चाहते हैं, देन आनंद दुबे। अर्शप्रीत 30 सेकंड। देखिए राहुल जी के, धन्यवाद जी। देखिए राहुल गांधी जी के साथ जो जेन जी है उसने कंधे से कंधा मिला के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का साथ दिया, क्योंकि यूथ की आवाज है राहुल गांधी जी, उनके मुद्दे उजागर करते हैं राहुल गांधी जी, उनके मुद्दों का समाधान निकालते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जेन जी की बात कर रहे हैं, मिलेनियल की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं। एक पॉलिसी थी ना 75 साल के बाद आपको आप इतने बड़े-बड़े क्लेम कर रहे हैं लोगों के लिए, यूथ के लिए मौका देना पड़ेगा। क्यों नहीं सारा जेन जी राहुल गांधी के साथ है, लेकिन मुंबई में 5वें नंबर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। यूथ मुंबई में 5वें नंबर की पार्टी है, बिहार में 6 सीटें आई, जेन जी राहुल गांधी के साथ है, दिल्ली में 0 सीटें आई, जेन जी कांग्रेस के साथ है। समझ नहीं आ रहा मुझे तो। देवगन साहब नहीं, अर्शप्रीत साहब, अर्शप्रीत अंडरस्टैंड वन पॉइंट, जेन जी आप कह रहे हैं आपके साथ है, ये कैसे? मुझे तो कादर खान की वो फिल्म याद आ रही
रही उसके है। लिए कोई मुझे जगह कादर नहीं खान है। और जॉनी मैं लीवर की पूछना फिल्म चाहता हूं में याद आ रही है। पार्टी से, जॉनी लीवर हर बार 75 कहता साल वाले है रूल मैं का कादर क्या खान हुआ? तुम्हारे साथ हूं, लेकिन वो 75 गोविंदा के साल साथ होता वाले है। रूल और का गोविंदा क्या हुआ साहब? और मोदी साहब जगह क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? अर्शप्रीत नए भाई, लोगों I have all the regard for you and I have some sympathy also. Sympathy why? और क्यों सिंपैथी का एक कारण है। मैं इसको आप कह रहे हैं जेनजी राहुल जी के साथ घूम रहा है, जेनजी राहुल जी के साथ है। आपकी बिहार में 6 सीटें, यूपी के अंदर 2 विधानसभा सीटें, दिल्ली के अंदर 0 सीट। अभी जो चुनाव हुए मैं उनकी बात करो, मैं आगे की बात ही नहीं करता। बीएमसी का चुनाव हुआ, 5वें नंबर पे कांग्रेस आई है, मुंबई में बनी कांग्रेस पार्टी। आज हालात क्या हो गए मुंबई के अंदर। मैं ओके आनंद दुबे में आपकी बात आता हूं। देश का जेनजी कांग्रेस के साथ है, लेकिन बीएमसी में कांग्रेस का नंबर 5वां है। आप समझ नहीं पाए ये क्या, और आप मुस्कुरा रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। जिस शो को पूरा भारत देखता है बारंबार, जहां से ज्ञान अर्जित करता है अपार, उस शो का नाम कुछ और नहीं, उसका नाम है आर पार। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, हालांकि ये जो विषय है नए अध्यक्ष का, ये भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी कुछ मोती छलका देता हूं। देखिए, इस देश का जो जेनजी है, इस देश का जो युवा है, उसको वरिष्ठ भी साथ में चाहिए और उसको भी नवीन चाहिए। अगर नितिन हो तो गडकरी साहब हो, और नितिन नवीन हो तो अभी जो नए अध्यक्ष है वो हो। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। वो 45 साल के अब मेरे प्रश्न का भी जवाब दुबे जी, 50 साल के किसी और को बनाए। जी जी, मेरे प्रश्न का भी जवाब कांग्रेस के नेता वक्ता कह रहे हैं कि देश का जेनजी राहुल गांधी के साथ है, तो फिर 5वें नंबर पे काहे आई कांग्रेस? बिहार में 6 सीटें काहे आई कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी जी स्वयं एक युवा हैं। वो अभी 55 वर्ष के हैं। अगर इस देश में सलमान खान 60 वर्ष के भी युवा हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन है, तो राहुल गांधी जी तो 5 साल छोटे ही हैं। तो राहुल गांधी जी भी युवा हैं, अखिलेश जी भी युवा हैं, अपना नितिन नवीन भी युवा हैं, हम सब युवा ही हैं। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। और युवाओं पे आप जानते हैं कि प्रज्ञेश कुमार, माफ करिए आनंद दुबे, माफ करिए आनंद दुबे, उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपकी उम्र पूछ ही लेता हूं। ऑन एयर, कितनी उम्र है आपकी? मैं 45 साल का हूं। बताओ, नितिन नवीन की भी उम्र 45 है, आपकी भी 45 है। उम्र का हूं। वो कम से कम सपना तो देख सकते हैं अध्यक्ष बनने का। आप वो सपना भी नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते ना आप भी। अरे हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अरे कौन जानता है क्या लिखा है आनंद दुबे जी। आप कह रहे हैं गणेश कुमार, एक प्रज्ञेश कुमार जी के हो सकता है, तो राहुल जी 55 की उम्र में क्यों नहीं हो सकते? सुधांशु जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी आज्ञा से एक बहुत प्यारी कविता है, मुस्कुराए। बहुत प्यारी कविता है प्रज्ञेश जी की। हाँ जी अमीश भाई। हाँ बोलिए। युवाओं पर एक बहुत प्यारी कविता, अगर आपकी इजाजत हो 10 सेकंड में कह देता हूं। जी जी जी। युवा का अब आगाज हो, एक नया अंदाज हो, सिंह की आवाज हो, हर युवा जाबाज हो, हृदय विशाल जहाज हो, निर्भीक समक्ष यमराज हो, उज्जवल आभा मय पुखराज हो, योग्य योद्धा योगिराज हो, जहां उम्र की दराज हो वहां बड़ों का लिहाज हो, हर ताज में सरताज हो, सर्वत्र यही रिवाज हो, बुराई पर ऐतराज हो, नाकामी पर नाराज हो, सुशिक्षित सुरक्षित स्वराज हो, हर युवा युवराज हो, हर बहन का वो नाज हो, भाई बहन का समाज हो, कभी न हुआ वो आज हो, युवा का अब आगाज हो। ये देश युवाओं का है। स्वामी विवेकानंद जी को देखता है। सलमान खान 60 के हैं, राहुल जी 55 के हैं। भगत सिंह, ये तो नई परिभाषा ही गढ़ गए भाई साहब। देखिए, एक तो मैं, इन्होंने युवाओं के ऊपर कविता सुनाई, तो मैं भी बता देना चाहता हूं आनंद दुबे जी, हमारा युवा कैसा है कि नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं, नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते हैं, तब करके शरसंधान जवानी जागा करती है, और नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। और आगे की पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर ने सम्मान लुटाया हो, तब बन करके चौहान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। जी, देश का सबसे अमित जी, देश का सबसे बड़ा शो है, प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। आनंद दुबे ये सलमान खान के 60 साल की बात करके मेरे साथ भी मुंबई से एक मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन वो ना 60 के हैं ना 55 के हैं, वो आपको बचपन से जानते हैं। मैं उनको भी स्टूडियोज में बुलाऊंगा। आनंद दुबे, मेक योर पॉइंट, 20 सेकेंड्स।
5 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी युवाओं से इतना प्यार करती है कि कांग्रेस के युवा को उड़ा ले गई जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवीन जिंदल, एकनाथ शिंदे ले गए मिलिंद देवरा, ये दूसरे को भी युवाओं को अपना बनाती, तो कितना बड़ा सागर है। ये कहती है युवा कहीं का भी हो मेरे पास आओ, युवा बन जाओ। तो ये युवाओं को कितना प्यार करती है, कितना महान समझती है, ये भी हमने देखा है, ये भी हमने सुना है। लेकिन खैर ये इनके अंदरूनी मामला है। नितिन नवीन जी को हम बधाई देंगे कि आप अच्छा काम करिए, आप पार्टियां मत तोड़िए। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, इसका जवाब आपने नहीं दिया। इसका जवाब आपने नहीं दिया। फिर मैं नए गेस्ट को एक लेकर आऊंगा जो हमारे स्टूडियो में कुछ ही मिनट में आपको दिखाई देंगे। एक बड़ा सरप्राइज है व्यूअर्स के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, इस पर आपने कुछ नहीं बोला जो कांग्रेस कह रही है कि देश का जेनजी कांग्रेस के साथ है। अगर जेनजी कांग्रेस के साथ है तो 5वें नंबर में बीएमसी पे क्यों आई है कांग्रेस पार्टी? देश का जेनजी धीरे धीरे कांग्रेस को सीख रहा है, पढ़ रहा है। अभी जेनजी की उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल है। जब वो इतिहास समझेगी, कैसे आज़ादी दिलाई गई, कैसे इंदिरा जी ने काम किया, कैसे नेहरू जी ने काम किया, कैसे राजीव गांधी, जब समझेगी तो देगी। अभी तो जेनजी जो है प्रेजेंट देख रही है, वो पैदा हुई तब से मोदी जी को देख रही है, तो मोदी जी के साथ है। जब पुराना इतिहास समझेगी उनके साथ हो जाएगी। फिलहाल जेनजी हमारी शिवसेना के साथ भी है। आदित्य ठाकरे जी एक खुद युवा नेता है, लोगों के लिए बीच में काम करते हैं। म्युनिसिपल महानगर पालिका की शिक्षा के स्तर नितेश राणे तो हंस के कुछ बोल रहे हैं, उसकी तस्वीर भी दिखाइए। नितेश राणे तो हंस के कुछ भी बोल रहे हैं। मैन ऑफ द मूवमेंट राइट नाउ विद मी अमित साठम, अध्यक्ष बीजेपी मुंबई के मेरे साथ खास तौर पर स्टूडियोज में है। कमाल कर दिया आप लोगों ने। और आज नितिन नवीन अध्यक्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। देश का जेनजी, मुंबई का जेनजी किसके साथ है? पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नए नए जो इनोवेशंस लाकर जो हमारे युवकों को एंटरप्रेन्योर, उद्योजक बनाने के लिए जो पॉलिसीज लाई है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आज रजिस्टर हो गए हिंदुस्तान की सरकार के पास, उसकी वजह से जो पूरा जेनजी है, जो पूरा युवा जो है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का फैन बन चुका है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इतने कम समय में। जेनजी हमारे साथ है नहीं, जो हर 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 चुनाव में या हर राज्य के चुनाव में जितने वोट उन्हें मिल रहे हैं या जितनी सीटें उन्हें मिल रही है, इस पर से तो यह दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हाल ही में बीएमसी का भी चुनाव हुआ है, उसमें उनको महज सिर्फ 24 सीटें मिली है। और उसमें से भी जो मुंबई का भी जेनजी है वो किसके साथ में है, ये इससे भी स्पष्ट हुआ है जी। वो तो आनंद दुबे कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के साथ है वहां का जेनजी। इसमें तो ऐसा है कि पिछले 11 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का काम किया है, मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन उन्होंने लाया है, पूरा मुंबई शहर का जेनजी जो है वो बीजेपी के साथ में है, महायुति के साथ में। ओके आनंद दुबे, कांग्रेस को तो समझेगा जेनजी, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स तो साथ आए, लेकिन तब भी नहीं समझ पाया जेनजी। देखिए ऐसा है अमीश भाई, इस विकट परिस्थिति में सारे प्रयोग, दल बल, छल कपट सब करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हमको 65 के नीचे नहीं ले जा पाई। मतलब सोचिए ना कितनी ताकत हमारी जमीन पर होगी। हमारा शिवसैनिक 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। हमारे यहाँ एक नियम है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। 24/7 365 डेज जनता के बीच में रहने वाली शिवसेना को आप कमजोर कर सकते हो, समाप्त नहीं। हम धुरंधर हैं, हम घायल हैं, इसीलिए घातक हैं। फिर आएंगे, शून्य से शिखर तक जाएंगे। अरे हार क्या जीत क्या? अटल जी ने कहा था ना क्या हार में क्या जीत में। ऐसा सिर्फ आप ही लोग कहते हो, दूसरा कोई कह नहीं रहा है। मुंबई की जनता ये कह नहीं रही है। पहले मुंबई के कॉर्पोरेशन में आपके 100 से ज्यादा नगर सेवक चुन के आते थे, फिर वो आंकड़ा 90 पे आया, पिछले चुनाव में 84 पे आया, और अभी इस चुनाव में आप 65 पे आए हो। इसका मतलब मुंबईकरों ने और मुंबई के खास करके मराठी आदमी ने आप लोगों को पूरी तरह से नकारा है। आपने पिछले 25 वर्षों में जो मुंबई में देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार आपने किया है, इसकी वजह से आप लोग दोनों भाई साथ में आने के बाद भी ये खबर आ रही है कि शिवसेना उबाटा चाहती है बीजेपी का मेयर बने। ये क्या खेल है? अभी उनका तो मेयर बन नहीं सकता, और इसीलिए कुछ ना कुछ फेक नैरेटिव इन्होंने आज तक किया ही है। झगड़ा लगवाने लग रहा है। नहीं, ये तो आज तक इन्होंने किया ही है काम है ना, फेक नैरेटिव फैलाना। लोकसभा के चुनाव में भी नहीं, संजय राउत तो ऐसा है कि हम जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक नॉन कॉग्निजेबल होता है, वैसे महाराष्ट्र की राजनीति के नॉन कॉग्निजेबल आइटम संजय राउत है। तो वो जो भी कहते हैं उसकी तरफ ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
आप कहते हैं संजय राउत पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। नॉन कॉग्निजेबल आइटम है, नॉन कॉग्निजेबल आइटम है आपके संजय राउत, आइटम है आप कह रहे हैं उनको, संजय राउत आइटम है, नॉन कॉग्निजेबल। आनंद अमीश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा होगा, ये उनका संस्कार होगा किसी भी व्यक्ति के लिए बात करने का, हमारा नहीं। संजय राउत हम देवेंद्र जी के आगे आदरणीय कहते हैं, मोदी जी के आगे हम एक यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं। हमारी राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। हमें मुंबई की जनता ने जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, हम विपक्ष में बैठेंगे, जनता की सेवा करेंगे, विपक्ष में बैठ के पुरजोर अपनी आवाज उठाएंगे, जनता के मुद्दे रखेंगे। मुझे हम कैसे दे सकते हैं? पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के और देवेंद्र जी के काम से ये भी अभी इतने प्रभावित हो चुके हैं, मिला है, ये तारीफ लिख रहे हैं, बीजेपी ये हमारी भी तारीफ करने लगे हैं। ओके, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमित सातम को आप कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट हैं, पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है वहां पर, एनीथिंग यू वांट टू से टू हिम? देखिए, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सही बात है, मुंबई में जो कि भारत की आर्थिक राजधानी नहीं है, इस समय विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आर्थिक राजधानी है, जो भारत के सांस्कृतिक गौरव और हिंदुत्व का केंद्र है। वहां पर इनके कार्यकाल में आज यह स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मेयर बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है, और वो जो भी होगा हमारा आम सहमति से सब कुछ तय होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। ये इसके लिए एक बार आरोप लगता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, एक बार आरोप लगता है। मेरे साथ फराज किदवई हैं, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और वो बार कहते हैं एक नफरत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई है। फराज किदवई, आप क्या कहते हैं? नफरत का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई है नेशन वाइड, और बीएमसी में भी यही हुआ, हिंदू मुसलमान किया गया। फराज किदवई साहब 30 सेकेंड। हाँ अमीश जी, अमीश जी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो पूरा देश जानता है कि किस तरह से डिविसिव पॉलिटिक्स करके इस देश में जो है वो सत्ता हथियाना चाहती है। आप देखिए कि जब किसी एक महिला के बलात्कारियों को जेल से निकाल करके फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे? अखलाक, जिसकी लिंचिंग करके जिसको मार डाला गया था, उसका केस जब स्टेट वापस लेने की बात करता है तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ छोटी सी एक बात मैं बोलूंगा कि इस देश के जेनजी के बारे में आप बात कर रहे थे अमीश जी। इस देश का जो जेनजी है, खासकर उत्तर प्रदेश का, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश जी कांग्रेस के साथ मुंबई में जेनजी है, कांग्रेस 5वें नंबर पर है। ओके, एक मैं अमित साटम के पास जाता हूं, एक सेकंड सुधांशु, आई विल गेट बैक टू यू। ओके फराज साहब, मैं आपको बताता हूं, अमित साटम मैं आपको बताता हूं, ये लगातार बयान आए और ये कहा गया कि पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की एक प्रयास हुआ। ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है, नीतीश राणे कहते हैं। आपका बयान है बीएमसी का मेयर मुस्लिम नहीं होगा, ये आपका बयान है। मैंने ये जरूर कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे का अगर सत्ता आएगी तो खान मुंबई का मेयर बनेगा। दुनिया के कुछ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ है, वहां पर जिस प्रकार से सेपरेटिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, रेडिकल एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा लिया है, उन शहरों का रंग बदल चुका है, इस प्रकार के प्रयास जो है वो मुंबई में भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे की रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे। इकबाल मूसा उर्फ बाबा चांद बम विस्फोट के आरोपी ने उनके उम्मीदवार का प्रचार किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा देने वाले राशिद मामू को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया था। और इसीलिए पर आपने ये भी कहा मुंबई में भगवा तूफान आने वाला है, हरे रंग की चादर लिए हुए, और हरे रंग के चादर लिए हुए सभी लोग, ये चादर इस तूफान में उड़ने वाली है। अपने खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से, भैया आप जेनजी को नफरत में ढकेल रहे हैं। नफरत की बात नहीं है। अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर भारत माता की जय का कोई विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा कोई लगाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ आनंद दुबे 30 सेकंड ऑन दिस पॉइंट। भाई 5 सेकंड। ओके, फराज साहब कुछ कहना चाहते हैं? 5 सेकंड। दाऊद, हाँ अमीर जी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, सब जो इन्होंने कहा, मैं हर चीज में इनके साथ हूं। लेकिन क्या ये विजय शाह का विरोध करेंगे जिसने कहा था कि सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? क्या ये विजय शाह का विरोध करेंगे? और अगर ये करेंगे विरोध, तो इनसे पूछिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि उनको मध्य प्रदेश की कैबिनेट से कब हटाया जाएगा?
क्या आप ये अबू आजमी पूछेंगे? का विरोध हिम्मत नहीं है करेंगे? पूछने की। आप अबू आजमी का विरोध करेंगे? मैं- याकूब नहीं, मेमन नहीं, की मर्सी आपने पिटीशन कहा- के ऊपर आप- साइन करने नहीं, वाले अरे- अबू आजमी का अरे विरोध सर, करेंगे क्या? इसका सर, जवाब दो। सर सुनिए, अमीर जी नहीं पर ये सोफिया जवाब नहीं कुरैशी दे को रहे। किसी बीजेपी ने मैं- सपोर्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, जो करा लोग- एंड लेकिन जो अबू लोग आसिम आजमी को वंदे सपोर्ट भारत- करते हैं आप लोग। ओके, फराज किस भाई? अमीर जी इन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। मैं करूंगा। विजय शाह का विरोध करेंगे आप कि नहीं करेंगे? बताइए। आप अबू शाह को आजमी आप का विरोध निकालेंगे करेंगे क्या? पार्टी मुझे से कि बताइए नहीं ना निकालेंगे? पहले। जो क्या याकूब सर, मेमन मेरा बम सवाल ये विस्फोट नहीं के है। आरोपी आपने अभी convicted बोला कि याकूब जो मेमन लोग की मर्सी पिटीशन देखिए के अमीर ऊपर जी यही साइन करने वाले यही अबू जो है ना, आजमी का आप विरोध अमीर जी, करेंगे यही कि नहीं साइकोपेथी करेंगे? होती है। अबू यही आजमी वंदे साइकोपैथी- मातरम बोलेंगे ये क्या? जो देश की बेटी सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, अर्शदीप कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु 10 सेकंड। सुधांशु जी ओके, ऑल ऑडियो डाउन। सुधांशु जी 30 सेकंड्स, देन आनंद आई विल कम टू यू। देखिए, जो कुछ कह रहे हैं फराज किदवई साहब, तो मैं कहना चाहता हूं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बताई। विजय शाह ने तो बयान भी विड्रॉ किया, माफी भी मांगी। प्रोफेसर राम गोपाल ने माफी तक नहीं मांगी। और फौज की क्या बात करते हैं भाई साहब? हमने वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित किया। और आप लोगों ने आपने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास से बुलाया, जिसने 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की। भाई साहब, इतने बड़े बड़े गुनाह, ये मत सोचिए तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव पे कब कार्रवाई की बताइए अखिलेश जी ने? उन्होंने जाति बताई और जाति सूचक बात कहना। सुधांशु जी, अमित साटम, क्या आपको लगता है ये जो शिवसेना प्रयास कर रही है, जो शिवसेना कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे, ये गेम क्या है? गेम क्या है उनका? वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, शिंदे और आप में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं? ये फेक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। क्यों? ये चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने के बाद में इनको कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित रखना है, इनको न्यूज में रहना है, और इसीलिए इस प्रकार से वो फेक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। उनको ये कहना चाहता हूं, शिंदे जी और आप एक हैं? पूरी तरह से एक है। मेजॉरिटी, पूर्ण स्पष्ट बहुमत, हमें 118 सीटें मिली है। BMC 114 का हाफ वे है। बीएमसी का मेयर बीजेपी का होगा, महायुति का मेयर बीएमसी में बनेगा। शिवसेना का भी बन सकता है, किसका भी बन सकता है, और किसका भी बने ये महत्व का नहीं है। हम किसी सत्ता के स्थान को हासिल करने के लिए काम नहीं करते। मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देने के लिए, मुंबई का विकास करने के लिए और मुंबई की सुरक्षितता आबादित रखने के लिए हम काम ओके, नए अध्यक्ष पर आप क्या कहना चाहते हैं? नितिन नवीन पर आप क्या कहना चाहते हैं एक लाइन के अंदर? पूरे हमारा जो मीडियन एज है, पूरे देश का मीडियन एज है 28 है, और इस प्रकार से एक युवा और अनुभवी अध्यक्ष देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले विकसित भारत को जो लीड करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो किस दिशा में जाएगी, उसका एक अच्छा अद्भुत उदाहरण दिया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खासतौर पर मैन ऑफ द मूवमेंट बड़ी जीत मिली है, और जेन ज़ी के लिए बीजेपी का एक बड़ा मैसेज है नए अध्यक्ष